भारती संस्थान ने जो कार्य देश विदेश में किया है वह अनुकरणीय है। मैं इसलिए भी इस बृहद संगठन का आरंभ से सचक रहा हूँ कि इसके जरिए गुणात्मक शिक्षा के साथ जीवन से जुड़े नैतिक मूल्यों के प्रसार का निरंतर कार्य और होता रहा। हमें आज इस तरह की शिक्षा पद्धति की अधिक आवश्यकता है जो व्यक्ति को शिक्षित बनाने के साथ विकसित भी करे। देश में जो नई शिक्षा नीति लागू हुई उसमें पारंपरिक भारतीय शिक्षा पद्धति के साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर ही अधिक ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसे अनेक विषयों की चर्चा की गई है जो देश के नागरिकों को उन्नत तथा युगानुकूल बनाने में उपयोगी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे शिक्षण संस्थान भी नई शिक्षा नीति के आलोक में ऐसे पाठ्यक्रम अपने यहाँ लागू करें जिनसे विद्यार्थियों में स्वावलंबन और राष्ट्र के लिए नया कुछ करने का भाव जागृत हो। पातंजल महाभाष्य में विद्या के 4 प्रकार के उपयोग बताए गए। आगम कालीन यानी अध्ययन से, स्वाध्याय कालीन यानी चिंतन से, प्रवचन कालीन अर्थात कहने और सुनने से, और व्यवहार कालीन यानी आचरण से। इस दृष्टि से विद्या व्यक्ति को गढ़ती है और ज्ञानमय करती है। ज्ञानमय होने का अर्थ है व्यक्ति व्यवहार में विनम्र होगा। शिक्षा को ऐसे ही होना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी द्वारा शिक्षा की संस्कृति पर बहुत महत्वपूर्ण चिंतन किया गया। वह लिखते हैं जो कुछ हम करते हैं वह सब कर्म हमारी कृति है और मनुष्य का सामान्य स्वभाव उसकी प्रकृति है। इस प्रकृति में यदि कुछ बिगाड़पन हो जाए तो उसकी विकृति होगी और एक दूसरे कार्य में सुधार हुआ वह संस्कृति होगी। माने संस्कृति का अर्थ ये सुधरा हुआ या परिष्कृत रूप। विश्वविद्यालयों का कार्य यही है कि वे विद्यार्थियों को संस्कृत के आलोक से जोड़े। परम पूज्य श्री गुरु जी माधव सरदार गोलवकर जी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है बच्चा भाग। मैं जानता हूँ कि आप में बहुत से ऐसे यहाँ हैं जिन्होंने इसका पारायण किया होगा। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की चर्चा करते हुए लिखा है कि अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा प्रणाली से भारत में परंपरागत चली आई श्रद्धा तथा राष्ट्रीय एकता को नष्ट करने की चेष्टा की। उन्होंने एक विशेष शिक्षा पद्धति आरंभ की जिसका लक्ष्य हमारे लोगों की राष्ट्रीय सांस्कृतिक तथा पौरुष की भावनाओं का उन्मूलन कर अपने साम्राज्य को कुछ करना मात्र था। गोलवलकर जी जानते थे कि जो भी शिक्षा के अंग्रेजों ने बोए वे आने वाली पीढ़ियों को अपनी संगति से दूर करेंगे। इसलिए उन्होंने निरंतर इस बात पर जोर दिया कि पश्चिमी लेखकों की अप्रामाणिक बातों और गुलामी के इतिहास की बजाय विद्यालयों में बच्चों को यह सिखाना होगा कि जिस धरती पर वो जन्मे हैं उसकी महान विरासत। उनके पूर्वजों ने भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के उच्चतम मानदंड स्थापित किए। इसी से जीवन के उच्चतर आदर्शों को प्राप्त कर पाएंगे। मैं समझता हूँ विद्या भारती शिक्षण संस्थान श्री गुरु जी के शिक्षा आदर्शों का मूर्त रूप है। मुझे ज्ञात है 1952 में राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य से नव पीढ़ी को सुयोग्य शिक्षा और संस्कार देने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला गोरखपुर में रखी गई। तब मात्र 5 रुपए मासिक किराए के भवन में गोरखपुर में भक्ति बाग स्थान है। भक्ति बाग में प्रथम शिशु मंदिर की स्थापना हुई। इससे पहले कुरुक्षेत्र गीता विद्यालय की स्थापना 1946 में हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश आदर्श शिक्षण का सूत्रधार रहा है। शिशु मंदिरों के बाद 1958 में शिशु शिक्षा प्रबंध समितियां बनी। धीरे धीरे देश भर में इनका प्रसार हुआ। वर्ष 1977 में शिक्षण संस्थाओं ने अखिल भारतीय स्वरूप दिया और विद्या भारती संस्था का प्रादुर्भाव
दिल्ली में। इसके बाद सभी प्रदेश समितियां विद्या भारती से संबद्ध हुई। विदेशों में भी शिक्षा से संबद्ध संस्थान खुले। आदर्श शिक्षा की यात्रा आसान नहीं रही, मुझे पता है, बहुत बाधाएं आई। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा के जोर से रुकावटें भी रही, परंतु विद्या भारती रुकी नहीं, आगे बढ़ती ही रही। एक बड़ी विशेषता विद्या भारती शिक्षण संस्थाओं की भी है, यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वह भारतीय मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित पंचपदी शिक्षा पद्धति आज फल है। अधीति यानी निर्धारित विषय वस्तु की विधियों को अपनाते हुए विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना, बोध करना यानी कक्ष में ही पठित विषय वस्तु का तात्कालिक लिखित मौखिक और प्रायोगिक अभ्यास। तीसरा पर है अभ्यास यानी कक्ष में संपन्न होने वाली अतिथि और बोध की प्रक्रिया के पश्चात छात्रों को विषय वस्तु का ज्ञान विस्तृत और स्थायी रूप में करने के लिए कार्य देना। चौथा पर है प्रयोग अर्थात विभिन्न विषयों से संबंधित विविध पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं आदि सामग्री का व्यवहार अध्ययन और पांचवा है प्रसार। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें छात्र अपने अर्जित ज्ञान का विस्तार और प्रसार करते हैं। यह जो पंचपदी शिक्षा है वह भारतीय संस्कारों से ओतप्रोत है। इसमें रटने के बजाय विद्यार्थी के मन मस्तिष्क को पुष्ट करने पर जोर दिया जाता है। इसलिए मेरा यह भी मानना है विद्या भारती के जितने भी शिक्षण संस्थान है वे शिक्षा के आदर्श रूप में वहां पर भारतीय शिक्षा प्रणाली के उस विशेष पक्ष पर ही जोर दिया गया है जिसमें शिक्षा विद्यार्थी के सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करती है। जानना सुखद है कि इस समय विद्या भारती भारतीय शिक्षा संस्थान विश्व के सबसे बड़े गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के रूप में 13,000 से अधिक विद्यालयों तथा 13,000 से अधिक संस्कार केंद्रों के रूप में अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, जहाँ 1.5 लाख प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा 35 लाख विद्यार्थियों को संस्कार युक्त शिक्षा दी जा रही है, जो देश के लिए अद्भुत योगदान होगा। बहुत महत्वपूर्ण है कि भरतपुर जिले में राणा साका के युद्धस्थली खानवा में भी विद्या मंदिर चलता है। इस विद्यालय को और अधिक विकसित करने के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन अमेरिका ने जो ये पहल की है वह महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रुपेश आज की मैं सराहना करता हूँ कि उनके प्रयासों से विद्या भारती के लिए प्रदान किया गया है। विद्या भारती संस्थान ऐसे ही राष्ट्र निर्माण संस्कारों के लिए कार्य करते हमारी संस्कृति और प्राचीन परंपराओं का पोषण करता रहेगा, ऐसा विश्वास है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस समय जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपके सामने प्रस्तुत हुई है, आई है, उस शिक्षा नीति के अंदर प्राचीन ज्ञान और इस समय के आधुनिक ज्ञान सबका समन्वित रूप से विकास करते हुए आगे विद्यार्थियों को बढ़ाया जाए, इस प्रकार का प्रावधान है। चाहे वैदिक काल का ज्ञान हो, पौराणिक काल का ज्ञान हो, सभी ज्ञान को संचित करते जिन महापुरुषों ने विभिन्न क्षेत्रों में, जिन ऋषियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने ज्ञान के प्रभाव के आधार पर, चाहे तकनीकी क्षेत्र होगा, चाहे सामाजिक क्षेत्र होगा, चाहे संस्कृति का क्षेत्र होगा, चाहे आर्थिक क्षेत्र होगा, सभी क्षेत्रों में अपना विशेष प्रकार का योगदान दिया है। और उस दिशा में आज विदेशों में, मैं विदेशों की बात कह रहा हूँ, विदेशों में आप आश्चर्य करेंगे कई जगह सभी पढ़ाई करने के साथ ही साथ वेद का भी अध्ययन कराया जाए, वेद का भी अध्ययन कराया जाए। तब उनको लगता है वैदिक कालीन शिक्षा अद्भुत रही, उसका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और उसने बाहर के जो शिक्षाविद हैं वो भारतीय
जो प्राचीन काल में पद्धति रही है, उस पद्धति का समुचित तौर पर अध्ययन करना और अध्ययन करते हुए वहीं से विज्ञान के दृष्टि से हुआ, गणित के हिसाब से हुआ और विभिन्न विषयों के आधार पर हुआ। इसका अध्ययन करते हुए अपने नवाचार करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे उनको लगता है कि इसका जितना भी अध्ययन किया जाएगा उससे लाभ प्राप्त होगा। अपने यहाँ नई शिक्षा नीति के अंदर इसके बारे में जोर दिया गया कि नई शिक्षा नीति में प्राचीन ज्ञान के प्राप्ति के दृष्टि से भी विषय होना चाहिए, ताकि उसका अध्ययन करते हुए लोग अपने यहाँ की जिस प्रकार की व्यवस्था रही है उसको देख सकेंगे। गुलामी काल के अंतर्गत यहाँ के सारे ज्ञान खरीद पुस्तकों को समाप्त करने की कोशिश की गई, नष्ट करने का प्रयास किया। चाणक्य ने जो कौटिल्य अर्थशास्त्र जो प्रस्तुत किया था, उनके और भी ग्रंथ थे, सबको भी समाप्त करने का प्रयास किया। उस काफी मिली। अब कौटिल्य अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो उसमें अर्थशास्त्र हर प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, अर्थशास्त्र की है, नैतिक शास्त्र की है, विज्ञान का भी है, परंपराएं हैं, संस्कृति है, सबका समन्वित स्वरूप वो कौटिल्य अर्थशास्त्र है। तो इसलिए प्राचीन ज्ञान प्राप्त करना नई शिक्षा नीति का वैशिष्ट है। निश्चित रूप से उस दिशा में विचार करके हम अगर अध्ययन करेंगे, नए रूप से हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और विद्यार्थियों के अंदर स्वाभाविक रूप से ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा होगी और स्वयं किस तरह का शोध हो सकता है, शोध केंद्र खोलने पर जोर दिया गया है। शिक्षा किस प्रकार का शोध हो सकता है, रिसर्च विभिन्न विषयों, इस बात को भी उसके अंतर्गत वर्णन है कि विद्यार्थी स्वाभाविक रूप से अपने प्रतिभा के आधार पर इसको कर सकेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। विद्या भारती इस दिशा में आगे बढ़ रही है। मैं विद्या भारती के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ कि देश को उन्होंने जो दिया है, शायद कोई आने वाले काल में उस तरह का ज्ञान नहीं दे पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए बात कहकर फिर डॉक्टर उमेश जी को, डॉक्टर इस्पालियाल जी को बधाई देता हूँ जो उन्होंने केवल यही नहीं, अभी आप बता रहे थे कि जब वो कश्मीर में भी, पश्चिम बंगाल में भी आपने इस तरह का योगदान दिया है। मैं बहुत बहुत आप सबों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।